अब हम लोग देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण है, बल युग्म नहीं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो क्या रहे? समान रहे, तो वो एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र को हमेशा समानांतर रेखाओं में दर्शाया जाता है, तो इसीलिए हमने ये देखो समानांतर रेखाओं में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शा दिया। ये ई डायरेक्शन ऐसा है, अर्थात इधर प्लस से इधर माइनस क्यू, इस डायरेक्शन में इसकी दिशा को हमने दर्शाया। अब इस विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, पहले उठा के एक वैद्युत द्विध्रुव रख दो। तो मान लो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, ठीक है, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश का, और दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी? आपका 2L या 2A, जो भी आप लेना चाहें, ठीक। तो हमने एक उठा के एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। अब जैसे ही वैद्युत द्विध्रुव आप इसमें रखोगे, अब यहाँ पे कुछ कुछ काम शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है ना, इस विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पे जो आवेश है बेचारा प्लस क्यू आवेश, उस प्लस क्यू आवेश पे एक बल काम करने लगेगा। इस प्लस क्यू आवेश पे एक फोर्स लगने लगेगा, एक बल काम करने लगेगा। कितना बल? बल कितना लगेगा? तो उसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से देख सकते हैं कि ई बराबर एफ अपॉन क्यू। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई। क्यू एक्चुअली परीक्षण आवेश क्यू नॉट देते थे, अब यहाँ पे वो परीक्षण आवेश क्यू ही है, समझ लो। ऑलरेडी एक विद्युत क्षेत्र था ई, है ना, वो किसी और आवेश के कारण था, उसमें हमने उठा के रखा वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। तो यहाँ पे परीक्षण आवेश नहीं है, यहाँ पे वो आवेश कितना है? क्यू है, तो इसलिए हमने क्यू नॉट ना डाल के क्यू लिखा। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू इंटू ई। इतना बल जो है वो यहाँ पे इस प्लस क्यू आवेश पे कार्य करने लगेगा। तो ये बल कार्य करने लगा, क्यू ई दिशा आप देख सकते हो, इस दिशा पे ये बल कार्य करने लगेगा धर से ऋण की ओर, ठीक। सिमिलरली ये जो दूसरा आवेश है माइनस क्यू आवेश, इस पर भी इतना ही परिमाण का बल कार्य करने लगेगा, लेकिन दिशा विपरीत रहेगी, इसकी दिशा इधर रहेगी, क्यू ई, ठीक। दोनों में क्यू ई परिमाण का ही बल कार्य करेगा, लेकिन अंतर क्या है? दिशाएं दोनों अलग रहेंगी। प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू आवेश में देखो धन की ओर, धन है तो ऋण की ओर, धन से ऋण की ओर जाता है, हमने पहले ही डायरेक्शन दे दिया था, ये धन से ऋण की ओर। तो प्लस क्यू आवेश था तो ऋण की ओर, माइनस है तो धन की ओर, उस पर बल जो है काम करने लगा। अब ये दोनों बल का परिमाण तो एक है, लेकिन दिशाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। तो ये दोनों बल आपस में मिलके एक युग्म बना लिए, एक जोड़ा बना लिए, एक जोड़े में कार्य करने लग गए। यहाँ पे एक दिशा में और यहाँ पे जस्ट विपरीत दिशा में। जैसे पेन है, पेन को अगर घुमाना है तो यहाँ पे एक बल लगा दो इस दिशा में और जस्ट अपोजिट बल लगा दो, ऐसे ये घूमना शुरू करेगा आपका। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ऐसे ही दो बल युग्म लगने लग गए, ठीक। और ये बल युग्म का काम ही क्या है? एक बल इधर, एक बल इधर, और इस बल युग्म का काम ही है कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमा के विद्युत क्षेत्र के समानांतर ले आओ। विद्युत क्षेत्र के जैसे ही समानांतर लाएंगे, ये विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा, काटेगा नहीं, सीधी सी बात, काटेगा नहीं, तो इस पर अब कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन अभी चूंकि ये इस तरह से रखा हुआ है, वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को काट रहा है, इसलिए इस पर ये बल लग रहे हैं, ठीक। तो इस बल युग्म का काम ही क्या है कि वो इस द्विध्रुव को घुमा के क्या ले आए? इस विद्युत क्षेत्र के समानांतर लाएं, ठीक है। और ये जो बल युग्म है, उस बल युग्म को हम प्रत्यानयन बल युग्म के नाम से जानते हैं। ये जो दोनों बल का जोड़ा यहाँ पे काम कर रहा है, वो प्रत्यानयन बल युग्म के नाम से इसको जाना जाता है। क्या नाम से? प्रत्यानयन बल युग्म, ठीक है। अब हमारा काम प्रत्यानयन बल युग्म तो समझ गए क्या है भाई? दो बल एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं, जो द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समानांतर लाना चाह रहे हैं। अब हम निकालेंगे इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। फिर आ गया देखो आघूर्ण, एक बार आया था द्विध्रुव आघूर्ण, अब आ गया बल युग्म का आघूर्ण।
जैसे द्विध्रुव आघूर्ण में हमने क्या पढ़ा था कि कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो यहाँ पे प्रत्यानयन बल युग्म बोल रहे हो तो क्या हो जाएगा, कोई एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी, एक बल और दोनों बलों के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक, तो हम उसको लिख लेते हैं। प्रत्यानयन बल युग्म क्या हो जाएगा, तो एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक, या लंबवत दूरी। दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी ना हमेशा लंबवत दूरी ही होती है। ठीक, तो हमको दोनों बिंदुओं के बीच की, दोनों बलों के बीच की कौन सी दूरी चाहिए, लंबवत दूरी। अब देखो लंबवत दूरी निकालने के लिए हम क्या किए, ये वाला जो बल है उसको हम पीछे की ओर बढ़ाए, ऐसे ऐसे बढ़ा दिए। ठीक, और प्लस क्यू आवेश से एक लंब खींच दिए यहाँ। तो अब देखो ये दोनों बलों के बीच की क्या हो गई, लंबवत दूरी हो गई। ए सी क्या हो गई, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो अब हम बल युग्म आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं थे, जैसे जड़त्व आघूर्ण में दर्शाते थे ना टाउ से, यहाँ पे भी टाउ से। अब हम उस टाउ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक बल कितना हो जाएगा, Q इंटू ई इंटू दोनों बलों के बीच की दूरी यानी ए सी। ठीक, तो क्यू ई तो है, ए सी का मान हमको नहीं पता है। यहाँ पे देखो ए बी का मान तो आपको पता है, लेकिन ए सी का मान आपको नहीं पता है। तो ए सी अगर हम इसको एक चीज़ बोलना तो भूल ही गए बेचारे, इस बल युग्म को ऐसा रखा गया है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। इस वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ पे ऐसा रखा गया है कि वो क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाए, थीटा। यहाँ पे भी क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाएगा, थीटा। तो थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो जैसे ही थीटा दिखा, अब देखो आपको समकोण त्रिभुज दिखने लग गया। अब ए सी का मान हमको ज्ञात करना है, हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारे पास है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज है इसलिए आप तुरंत क्या लोगे, कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात उठाओगे जिसमें ए सी शामिल हो और क्या शामिल हो, ए बी। ए सी और ए बी शामिल हो। ए सी है लंब, ए बी है कर्ण। तो देखो कौन से अनुपात में लंब और कर्ण आता है, समकोण त्रिभुज। जो बच्चे भी देख रहे हो खुद अपने पहले आंसर मन में दे लिए रहना। समकोण त्रिभुज ए बी से हमको ए सी का मान ज्ञात करना है। तो ए सी का मान ज्ञात करने के लिए हम ए सी और ए बी को शामिल कर सके ऐसा त्रिकोणमितीय का अनुपात उठाए। तो मेरे ख्याल से सब समझ गए होंगे कि वो अनुपात कौन सा है, साइन थीटा, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बटे ए बी। ए सी का मान हमको पता नहीं था, ए बी का मान है 2L। तो ए सी बराबर कितना मिल गया, 2L साइन थीटा। उठा के पटक दो टाउ के मान में, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई। ए सी का मान पुट कर दोगे तो 2L साइन थीटा। ठीक, देखो Q और 2L जहाँ ये दिखा उसका मान आप क्या रख दोगे, P ई साइन थीटा, क्योंकि हम जान रहे भाई P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो टाउ इज इक्वल टू क्या मिल गया, यही टाउ का गणितीय मान है। सदिश रूप में लिखोगे तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा हमेशा दो सदिशों का क्या दिखाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सदिश गुणनफल। तो ये हो जाएगा P क्रॉस E। और आप जान रहे हो दो सदिशों का सदिश गुणनफल अपने आप में एक सदिश होता है और इसकी दिशा इन दोनों के लंबवत रहेगी। ये टाउ इज इक्वल टू P इंटू E। अब देखो टाउ के का अगर हम समीकरण देखें, टाउ का अगर हम सूत्र देखें, जो बोलो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पी का मान निश्चित, ई का मान निश्चित, कौन सा मान अनिश्चित, थीटा। तो हम थीटा के विभिन्न मानों के लिए टाउ का मान देख सकते हैं। थीटा का क्या क्या मान हो सकता है भाई, थीटा इज इक्वल टू हो सकता है, क्यों ब्लर हो गया, थीटा इज इक्वल टू हो सकता है 0, है ना। थीटा इज इक्वल टू हो सकता है 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू हो सकता है 180 डिग्री। और इसी तीन कंडीशन में तीन स्थितियाँ बनेंगी। थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, ये थीटा इज इक्वल टू जैसे ही 0 करोगे आपका वैद्युत द्विध्रुव क्या हो गया, क्षेत्र के समानांतर हो गया। और यदि ये क्षेत्र के समानांतर रहेगा तो इस पर कोई बलयुग्म आघूर्ण नहीं लगेगा, ठीक है। और चूँकि हम जान रहे हैं भाई साइन 0 बराबर क्या होता है, 0, इसलिए टाउ का मान कितना आ गया, 0।
तो हम मैथमेटिकली सूत्र में भी प्राप्त कर सकते हैं और लॉजिकली भी बता सकते हैं भाई कि यदि ये लाइनों को अगर हम विद्युत क्षेत्र माने, यदि ये विद्युत ध्रुव हमारा क्षेत्र के समानांतर है तो क्षेत्र को कोई मतलब नहीं जो इस पर बल लगाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए फिर देखो, ऐसे रखा था विद्युत ध्रुव, अब ये ऐसे हो गया, क्षेत्र के बिल्कुल लंबवत, क्षेत्र को बिल्कुल बीचों बीच काटता हुआ। ठीक, ऐसी स्थिति में साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और टाउ का मान कितना आएगा क्यू ई, जो कि टाउ का कैसी वैल्यू होती है मैक्सिमम। इस स्थिति पे बल युग्म आघूर्ण का मान सर्वाधिक होता है। यदि कोई भी विद्युत ध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र के बिल्कुल लंबवत रख दें, उसको काटता हुआ, तो यहाँ पे उसमें सर्वाधिक बल जो है वो लगेगा। तीसरी स्थिति 180 में देखो, अब ध्यान देना ना बच्चे, अभी ऐसा था ना विद्युत ये धन था ना, ये जो नोक वाला हिस्सा है वो हमारा प्लस क्यू आवेश है और ये जो कैप वाला हिस्सा है माइनस क्यू आवेश है। पहला वाला कंडीशन थीटा इज इक्वल टू 0 में ये ऐसा था। ठीक, विद्युत क्षेत्र की का डायरेक्शन देखो हमेशा किधर से किधर की ओर होता है, धन से ऋण। तो इधर धन है इधर ऋण है, लेकिन विद्युत ध्रुव का ये क्या है धन है, तो बिल्कुल ठीक अवस्था, इधर ऋण है तो ये धन वाला ऋण से आकर्षित होकर इधर घूमेगा, इधर ऋण है लेकिन इधर तो धन है तो ऋण वाला धन, तो बिल्कुल ये सही पोजीशन है अपने मानक स्थिति में। लेकिन जैसे आप इसको उल्टा करोगे, यह भी थीटा इज इक्वल 180 वाला कंडीशन जो है, 180 कंडीशन में भी साइन 180 बराबर 0 होता है, तो टाउ इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, टाउ इज इक्वल टू, जब ऐसा है तब भी टाउ इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो ये और इस कंडीशन में कुछ तो अंतर होगा ना भाई। क्या दोनों एक ही बात है, नो किधर है तब भी 0, नो किधर है तब भी 0? नहीं, ये वाली स्थिति में देखो प्लस और प्लस दोनों एक साइड, माइनस और माइनस दोनों एक साइड, कितने देर तक रहेंगे, कितने देर तक रहेंगे, नहीं रहेंगे ज़्यादा देर तक। इसीलिए ये वाले कंडीशन को अस्थायी संतुलन की अवस्था कहा जाता है। थीटा इज इक्वल टू 180 को हम क्या बोलते हैं, अस्थायी संतुलन। धन धन वाला लड़ाई होगा ही, ऋण ऋण वाले में लड़ाई होगा ही होगा। ठीक, तो ये वाला जो है अस्थायी है, ये स्थायी है, धन ऋण साझा साझा, धन ऋण साझा साझा, लेकिन ये अस्थायी। तो इस तरह से ये क्या है भाई पता नहीं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बल युग्म आघूर्ण, सॉरी प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का आपका समीकरण सूत्र